हम सब ने कुछ साल पहले तक विशाल मेगा मार्ट के बहुत एड्स देखे हैं। एक समय ऐसा आया जब हर तरफ सुभिक्षा के स्टोर्स थे, बिग बाजार के स्टोर्स हर तरफ हैं और स्पेंसर्स के स्टोर्स भी हमको बहुत दिखते थे। इसमें रिलायंस, टाटा के भी स्टोर्स थे। इन सब के बीच, इतने बड़े ब्रांड्स के बीच अचानक से पिछले कुछ सालों में डी मार्ट इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया, कैसे ये इतना ग्रो करके भारत का सबसे प्रॉफिटेबल सुपरमार्केट चेन बन गया। क्या किया डी मार्ट ने रिलायंस और बिग बाजार से अलग कि जहां बाकी लोग तो मुनाफा कमाने को तरस रहे हैं, वहीं डी मार्ट है कि पैसा ही पैसा कमा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे डी मार्ट के पूरे बिजनेस मॉडल को, वो बाकियों से कैसे अलग है, कैसे उसने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल खड़ा किया और आप कैसे डी मार्ट के बिजनेस मॉडल से सीख कर अपने बिजनेस को भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। जानेंगे आज डी मार्ट की सक्सेस की कहानी इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी। तो आज जानेंगे डी मार्ट के बिजनेस मॉडल के बारे में सब कुछ। साथ ही इसके बारे में मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो आपने कभी कहीं और नहीं सुना होगा। तो आप शायद ये जानते होंगे कि डी मार्ट के प्रमोटर हैं राधा कृष्ण दमानी जी, जो कि बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी हैं। तो वॉरेन बफे की यहाँ मुझे एक बात याद आती है कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनने में मदद करता है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हो, और अच्छी इन्वेस्टिंग करने में मदद करता है अगर आप रियल लाइफ में बिजनेस करते हो। तो एक स्किल से दूसरी स्किल बेटर होती है, और इसीलिए जहां बाकी सुपरमार्केट स्टोर्स पैसा कमाने में मुश्किल हो रही है उन्हें, वहीं डी मार्ट, क्योंकि ये एक इन्वेस्टर इसको प्रमोट करता है, तो उन्हें पता है कि क्या स्ट्रैटेजीज एक अच्छे बिजनेस मॉडल में होनी चाहिए, कैसे रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए आता है। और इसीलिए जहां बाकी सुपरमार्केट स्टोर्स पैसा कमाने में मुश्किल हो रही है उन्हें, वहीं डी मार्ट, क्योंकि ये एक इन्वेस्टर इसको प्रमोट करता है, तो उन्हें पता है कि क्या स्ट्रैटेजीज एक अच्छे बिजनेस मॉडल में होनी चाहिए, कैसे रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए आता है। तो अब और ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको बताता हूं डी मार्ट के बारे में 5 ऐसी चीजें जो डी मार्ट को बाकी सुपरमार्ट से अलग बनाती है और उसके सक्सेस का सीक्रेट है। और इसमें से जो मैं पहली चीज आपको बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत शॉकिंग होगी, और मैं ये भरोसे से कह सकता हूं कि आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो डी मार्ट और इसके जैसे जितने भी बड़े सुपरमार्केट स्टोर्स हैं, ये एक फीस चार्ज करते हैं जिसे कहा जाता है स्लॉटिंग फीस। स्लॉटिंग फीस यानी कि अगर मैं एक सोप मैन्युफैक्चरर हूं, मैं साबुन बनाता हूं, तो मेरे को अपना प्रोडक्ट अगर डी मार्ट में बेचना है तो मेरे को डी मार्ट को एक फीस देनी पड़ेगी जिससे कि मेरा प्रोडक्ट लिस्ट हो जाए उन प्रोडक्ट्स में जो कि डी मार्ट में बिकते हैं। तो इसे आप उस प्रोडक्ट की एंट्री फी भी मान सकते हैं। तो अब जरा इसको समझिए, अगर डी मार्ट के 1000 स्टोर्स हैं मान लीजिए, और उन सारे स्टोर्स में बहुत भीड़ आती है और मेरा साबुन बनाने का ब्रांड है, तो मैं क्या चाहूंगा कि उन 1000 स्टोर्स में मेरा भी साबुन बिके। इसी चीज का फायदा सुपरमार्केट्स उठाते हैं। उनको पता है कि उनके स्टोर में अगर वो प्रोडक्ट नहीं आएगा तो उस प्रोडक्ट की सेल्स काफी कम रहेगी। तो मैन्युफैक्चरर की मजबूरी है उस स्टोर में उस प्रोडक्ट की एंट्री करवाना, और इसी चीज के लिए वो एक मोटी फीस चार्ज करते हैं। तो अब समझिए, मेरा साबुन बनाने का बिजनेस है, मैंने डी मार्ट को फीस दी क्योंकि मेरे को डी मार्ट में अपना सामान बेचना था। उसी फीस से वो मेरे ही साबुन को अब डिस्काउंट में बेचते हैं। तो ऐसे में इन सुपरमार्केट से कोई रिटेल नॉर्मल किराना दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर चलाने वाला इंसान कैसे compete करे, क्योंकि मुझे तो कंपनी ही फीस दे रही है जिससे मैं उस प्रोडक्ट को डिस्काउंट में बेच रहा हूं। अब किसी किराना दुकान वाले को साबुन रखने के लिए तो कोई मैन्युफैक्चरर पैसे देगा नहीं। तो पहला एडवांटेज है स्लॉटिंग फीस का, जिसके कारण प्रोडक्ट्स ये कंपनियां सस्ते में दे पाती हैं। सेकेंड पॉइंट, डी मार्ट के ज्यादातर स्टोर, 80% से ज्यादा स्टोर्स खुद के हैं। वो जमीन, वो स्टोर उन्होंने खरीदे हुए हैं, तो ऐसे में इनकी रेंटल इनकम बहुत बचती है। अब इस मॉडल का एक नुकसान है और एक फायदा है जो हम दोनों डिस्कस करेंगे। नुकसान ये है कि इसमें अपफ्रंट कॉस्ट बहुत होती है। अगर उनको एक स्टोर खोलना है तो उनको बहुत सारा पैसा निवेश करना पड़ता है जमीन खरीदने में, स्टोर को बनाने में। इसीलिए 2002 में डी मार्ट बना था, तब से लेके अगले 10 सालों तक इसकी ग्रोथ काफी स्लो रही, क्योंकि हर बार एक स्टोर से मैंने पैसा कमाया, जब इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि मैं सेकेंड स्टोर के लिए जमीन खरीद सकूं, तब मैंने दूसरा स्टोर खोला। तो शुरुआत में ग्रोथ स्लो रहती है, लेकिन आगे जाके इसमें ग्रोथ तेजी से होती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि मैं एक स्टोर से 100 रुपए कमाता हूं और नए स्टोर खोलने की कीमत है 300 रुपए, तो मैं उस स्टोर से 100 रुपए कमा रहा हूं। मुझे 3 साल लगेंगे
300 रुपए जमा करने में और 3 साल बाद मैं अगला स्टोर खोल पाऊंगा। तो अब मेरे पास 2 स्टोर हैं, हर स्टोर से मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं, तो अब साल भर में मेरे पास 200 रुपए हुए, यानी 1.5 साल में मेरे पास 300 रुपए हो गए। तो पहला स्टोर 3 साल बाद खुला था, लेकिन अब अगला स्टोर मैं 1.5 साल बाद खोल सकता हूं। अब मेरे पास 3 स्टोर हैं जिससे मैंने 100 रुपए कमाए और 1 साल में मेरे पास 300 रुपए हो गए। तो अब चौथा स्टोर मैं 1 ही साल बाद खोल पाऊंगा। तो ऐसे में जितने ज्यादा स्टोर्स मेरे पास होते जाएंगे उतना अगले स्टोर के लिए पैसा मेरे पास जल्दी जल्दी आता जाएगा, कैश फ्लो जल्दी जल्दी आता जाएगा। तो शुरुआत में खुद लैंड खरीद के स्टोर बनाने में ग्रोथ स्लो रहती है, लेकिन एक बार आपके पास कैश फ्लो बहुत सारे स्टोर से आने लगे तो नए स्टोर्स खोलते जाना बहुत आसान हो जाता है। और आगे चल के क्योंकि आपको कोई रेंट नहीं देना, तो ये बहुत ही एफिशिएंट और सस्ता मॉडल बन जाता है। तीसरा पॉइंट, देखिए रिटेलर्स के साथ एक कॉम्प्लिकेशन रहता है, वो कितने दाम पे सामान बेचेंगे ये वो डिसाइड नहीं करते, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है। मान लीजिए कि आप एक शर्ट बनाने वाली कंपनी है, तो शर्ट में प्राइस टैग क्या होना चाहिए ये आप डिसाइड करते हैं। हाँ, उसमें मार्केट कंपल्शंस रहते हैं, कंपटीशन वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी एंड डिसीजन आपके हाथ में रहता है। लेकिन जब आप कोई दुकान खोलते हैं जहां पे आपको दूसरों के सामान को बेचना है, तो उसको किस दाम पे बेचना है ये आप डिसाइड नहीं करते। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ज्यादा से ज्यादा दाम तो मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड कर दिया, अब आपको उससे या उससे कम दाम पे ही बेचना है। तो जहां मैन्युफैक्चरर के पास प्राइस सेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी है, रिटेलर के पास वो नहीं है। तो एक सुपरमार्केट चेन कैसे कमा सकती है? 2 तरीकों से। या तो वो अपने खर्चे कम से कम रखे, एकदम कम खर्चों पे काम करे, ताकि जो उसका कॉस्ट प्राइस है और उसके ऊपर जिस दाम पे वो बेचती है उस बीच का जो मुनाफा है उसमें से वो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा रख पाए, खर्चों में उसका हिस्सा कम से कम लगे। तो एक तरीका है अपने खर्चों को कम से कम करके। डीमार्ट ने वो किया है। डीमार्ट स्टोर्स आपको बहुत सुंदर नहीं लगेंगे, आपके आसपास लोग ज्यादा नहीं रहेंगे जो आपकी हेल्प कर सकें, आपको काउंटर्स बहुत कन्वीनियंट नहीं मिलेंगे, स्टोर्स में लाइटिंग आपको बहुत अच्छी नहीं मिलेगी और प्रोडक्ट्स बहुत दूर दूर सलीके से अरेंज नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सबसे कॉस्ट बढ़ती है। डीमार्ट का फोकस है कि आपको कम से कम दाम पे सामान दे पाए, इसलिए वो स्टोर्स की डेकोरेशन, साज सज्जा पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो अपने खर्चे कम रखते हैं। इसके बाद रिटेलर के पास दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है कि वो प्रोडक्ट की परचेज प्राइस, क्योंकि एमआरपी तो वो कम ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी परचेज प्राइस मैन्युफैक्चरर से नेगोशिएट करके कम करवा सकता है। डीमार्ट ने वो भी बहुत अच्छे से किया है। क्यों कर पाया? इसके भी 2 कारण हैं। जहां बाकी लोग 21 दिन या 1 महीना लगाते हैं पेमेंट करने में, यानी कि अगर मैं बिग बाजार को आज माल दूं तो बिग बाजार मुझे 1 महीने बाद शायद पेमेंट करे, वहीं डीमार्ट 5-7 दिन के अंदर पेमेंट करता है। तो इतनी जल्दी क्योंकि डीमार्ट पेमेंट करता है तो उसको मैन्युफैक्चरर से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, जिससे उसकी कॉस्ट प्राइस कम होती है। और दूसरा तरीका है, क्योंकि डीमार्ट प्राइसेस सबसे कम रखता है, इसलिए डीमार्ट के स्टोर्स में भीड़ बहुत आती है। भीड़ बहुत आती है तो सामान ज्यादा बिकता है, सामान ज्यादा बिकता है तो हर मैन्युफैक्चरर चाहता है कि उनका सामान भी उस स्टोर में रहे और ज्यादा बिके। तो क्योंकि डीमार्ट में वॉल्यूम में सेलिंग होती है तो मैन्युफैक्चरर्स उनको वॉल्यूम डिस्काउंट भी देते हैं। तो एक तो जल्दी पेमेंट करने का कैश डिस्काउंट, दूसरा वॉल्यूम डिस्काउंट। ये 2 तरीकों से डीमार्ट अपना परचेस प्राइस कम कर लेता है बाकी किसी भी रिटेलर के मुकाबले। और दूसरा, वो अपने खर्चे कम रख के स्टोर्स में ओवर स्टाफिंग और डेकोरेशन खत्म करके अपने खर्चे भी कम कर लेता है। इसीलिए डीमार्ट सबसे ज्यादा मार्जिन रख पाता है और उस मार्जिन को वो यूज करता है बाकियों से सस्ता प्रोडक्ट बेचने में। प्रोडक्ट क्योंकि बाकियों से सस्ता है तो भीड़ ज्यादा आ जाती है और ये साइकिल चलता रहता है और किसी और के लिए इसको कॉपी कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो इतने बड़े वॉल्यूम में एकदम से कैसे बेचें। अगर वो बेचेंगे इतने वॉल्यूम में नहीं तो उनको वॉल्यूम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर वॉल्यूम डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो वो इतना सस्ता बेच नहीं पाएंगे। सस्ता बेच नहीं पाएंगे तो लोग आएंगे नहीं, फिर से वॉल्यूम नहीं आएगा। तो ये ऐसा साइकिल है जो डीमार्ट ने अपने अराउंड बना लिया है और उसको वो हर रोज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। चौथी चीज, डीमार्ट ये भी फोकस करता है कि वो रीजनल गुड्स रखे। जैसे महाराष्ट्र में अगर कोई लोकल ब्रांड पॉपुलर है तो वो आपको वहां के डीमार्ट में मिलेगा। अगर मध्य प्रदेश में कोई लोकल ब्रांड पॉपुलर है वो आपको वहां मिलेगा। क्योंकि अब तक बाकी स्टोर्स में जाने से क्या होता था, बिग बाजार या इस तरह के बाकी स्टोर्स में जो नेशनल लेवल पे गुड्स चलते हैं वो तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन लोकल जो उस शहर या उस इलाके में चीजें चलती हैं उसके लिए आप किराना दुकान ही जाते थे। तो डीमार्ट ने ये कोशिश की कि ऐसे रीजनल प्रोडक्ट्स के लिए भी आपको लोकल किराना दुकान ना जाना पड़े, वो भी आपको डीमार्ट में मिल जाए। तो ऐसे लोग जिनको यूनिक उस एरिया के प्रोडक्ट्स चाहिए वो भी डीमार्ट जाते हैं। तो
इन सब कारणों से डी मार्ट बना इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल और फास्टेस्ट ग्रोइंग सुपरमार्केट चेन। और इन्होंने डेवलप कर लिया एक ऐसा यूनिक बिजनेस मॉडल जिसमें ये लोगों को सबसे सस्ते में प्रोडक्ट्स भी देते हैं और सबसे ज्यादा मुनाफा भी कमाते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए, डिस्काउंट में प्रोडक्ट देना, लॉस सहन करके डिस्काउंट देना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। कब तक कोई लॉस सहन करेगा? लेकिन अगर आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हो तो ये बहुत तगड़ा बिजनेस मॉडल हो जाता है और इसको किसी और के लिए कॉपी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये वो सारे कारण हैं जिनके कारण डी मार्ट इतना सक्सेसफुल हो जा रहा है। यहां मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यहां मैंने बिजनेस मॉडल एनालाइज किया है, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे डी मार्ट का बिजनेस मॉडल पसंद है, लेकिन वैल्यूएशन भी जरूरी है। क्या इस वैल्यूएशन पे डी मार्ट लेना चाहिए या नहीं, मुझे पता नहीं, मैंने डी मार्ट का वैल्यूएशन नहीं किया है, लेकिन एज अ बिजनेस मॉडल ये बहुत अच्छा है और हमें भी अपने बिजनेस में कैसे इस तरह की क्वालिटीज लेनी चाहिए इसके बारे में सोचना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप भी इसी तरीके से बिजनेस मॉडल को एनालाइज करना सीखना चाहते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, इन डेप्थ अगर आप बिजनेस मॉडल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, अगर आप अच्छे स्टॉक्स को पिक करना सीखना चाहते हैं ये समझ के कि असल में उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के कोर्स को, जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल, जिसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डेली इन्वेस्टिंग नॉलेज के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको मिलते रहेंगे इंफॉर्मेशनल इन्वेस्टिंग टिप्स और वीडियोस हर रोज। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो दबा दीजिए लाइक बटन को। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और मुझे कमेंट करके ये जरूर बता दीजिएगा कि इन सारे पॉइंट्स में से जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया, आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।